हमारे तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। IMF से भी बिलाखिर पैसे मौसूल हो गए, स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। अब देखना यह है कि इन पैसों का सही इस्तेमाल हुकूमत वक्त कैसे करती है, कहाँ करती है। दूसरी जानिब रहनुमा PDM मौलाना फजल रहमान ने भी इंदिया दे दिया है एक तहरीक चलाने का। दूसरी जानिब असद कैसर PTI रहनुमा का कहना है कि अगर हम दो जमातें मिल जाएं तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकती हैं। तो अगर ये दो जमातें मिलकर तहरीक चलाती हैं हुकूमत गिराओ, तो फिर हुकूमत कहाँ खड़ी है, या कि माजी की तरह मौलाना साहब को मना लिया जाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। हमें याद है माजी में बानी PTI इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन के शोबे को एमनेस्टी दी थी और बहुत सारे लोगों ने आके इन्वेस्टमेंट की थी, तो तामीराती शोबे में बड़ी तरक्की हुई थी, बड़ी एम्प्लॉयमेंट हुई थी। क्या उसके लिए भी कुछ है? क्या मज़ीद टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है? 6 लाख से ज़्यादा लोगों की सिम सर ब्लॉक होना शुरू हो गई हैं जो कि टैक्स नादहिंदगान हैं। तमाम चीज़ों में बात करेंगे। इस शो मेरे साथ मौजूद हैं, आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की मईशत पर आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। मियाँ सफदर ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया सर। सफदर साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, निजी TV के आप ब्यूरो चीफ हैं, सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। फ़ोन कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे एयर कमोडोर अरशद M खान हमें ज्वाइन करेंगे। आगाज़ करते हैं शाह साहब से। शाह साहब, ये मईशत की बेहतरी मुमकिन है? पैसे तो मिल गए, अब ये सही इस्तेमाल होंगे? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगाज़ आपने पाकिस्तान की मईशत से किया है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त हुकूमत वक्त के लिए। और मईशत को स्टेबल करने में जो हमारे पास तमाम हकीकत पे मबनी मामलात आ रहे हैं, हम ये समझ सकते हैं कि मईशत मुस्तकिल बुनियाद पे बेहतरी की तरफ जा रही है। और अब जो है वो जो एक तखमीना लगाया जाता है महंगाई के हवाले से, उस पर भी काम किया जा रहा है और बहुत सी चीज़ों के ऊपर सख्त मेहनत की मज़ीद भी अभी ज़रूरत है। ये जो किस्त हमें IMF की मौसूल हुई, जिसकी स्टेट बैंक ने जो है वो तस्दीक कर दी है आज, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये बहुत ज़रूरी था और ये कामयाब मुज़ाकरात का नतीजा है हुकूमत की। मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन कामयाबी है कि अपने आप को उस जगह खड़ा कर चुके हैं कि IMF अब इनके साथ किसी मामले पे बहस या तजाद में नहीं आ रहा, बल्कि आगे की जानिब कदम बढ़ना शुरू हो गए पाकिस्तान के। और जहाँ तक हमें समझ में आता है कि इकोनॉमिकली अगर हम इसको गौर से देखें और समझने की कोशिश करें, या किसी अच्छे कॉमर्स का तज्जिया करने वाले से हम अगर बात करें, तो हमें नज़र आएगा कि पाकिस्तान जो है 2025 तक मैं समझता हूँ कि बहुत स्टेबल हो जाएगा और अच्छी तरह स्ट्रांग होकर अपने पैरों पर खड़ा होगा। अच्छा, ये जो नाम ECL से निकलने की भी खबरें हैं, क्या 20 नाम निकल गए? नहीं, 20 के मेरे पास तो इत्तलात नहीं कि 20 के 20 निकले। अलबत्ता चंद सियासी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके नाम निकाले गए। सॉरी फॉर इंटरप्ट शाह साहब, इस वक्त में ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर अरशद MA खान ने। बड़ा अच्छा तज्जिया देते हैं, चाहे वो दिफाई तज्जिया हो या इकोनॉमिकल इशूज हो। खुश आमदीद कहेंगे अरशद साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहले सर आपसे मैं चाहूंगा कि चूंकि स्टेट बैंक को अमाउंट मिल गया, पैसे IMF से हमें मिल गए, अब ये सही जगह इस्तेमाल होना हुकूमत वक्त का काम है। क्या ये जो हमारी बिगड़ती हुई मईशत और जो बेरोजगारी है, हुकूमत इस पर काबू पा लेगी? मुझे पूरा यकीन है जी, इंशाल्लाह हुकूमत काबू पा लेगी। कि असल जो करने का काम है वो ये है कि जो भी हमें पैसा मिलता है इंटरनेशनल डोनर्स से या किसी भी एजेंसी से, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या एशियन बैंक हो, तो उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए और उन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए जिनसे मुल्क जो है वो वापस कमाई कर सके, और कमाई करके हम अगर लोन है तो उसको रिटर्न कर सकें, और ग्रांट है तो उसमें वैल्यू एडिशन हो सके। तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी चल रहा है काम, हमारा ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, उसके अलावा अभी एजुकेशन पे एम्फेसिस है, तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह हम कर पाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब गए हैं, क्या लेकर आएंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी,
हुकूमत आते ही ईरान, सऊदी और दीगर हमारे ज़राए बता रहे हैं दौरे होना बाकी हैं, तो पूरी दुनिया को और स्पेशली पड़ोस को कनेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ। इसका मतलब ये जो नजर आ रहा है, अब मजीद आप रहनुमाई करें कि बहुत जल्द बदलता पाकिस्तान देखेगी कौम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है और भरोसा है इस बात का कि जिस तरीके से आपने फरमाया कि हमारे वज़ीर आज़म साहब एक डिप्लोमेटिक काविशें कर रहे हैं और बड़ी भरपूर एक जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम रिकनेक्ट हो सकें अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ न सिर्फ हमारी दोस्ती जरूरी है बल्कि दोस्ती का नजर आना भी जरूरी है। तो सऊदी अरेबिया हो या हमारा गल्फ रीजन पूरा हो, खुसूसन जो यूएई है, और ईरान काफी अरसे से हम नहीं जा पा रहे थे, नहीं हमारी कनेक्टिविटी हो रही थी, तो उसका भी उनके सदर का आना यहाँ पे हमारा एक कनेक्टिविटी बहाल हो गई है। अच्छा, ये भी बताइएगा, हुकूमत को एक क्या चैलेंज नहीं है कि मौलाना फजल रहमान से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए पर तोड़ हैं? एक तरफ ये हम पूरी दुनिया को कनेक्ट करने जा रहे हैं, इकनॉमी बेहतर करने जा रहे हैं, फिर मुल्क में ये मामलात अगर हो गए तो फिर हुकूमत मौलाना को मनाने में कामयाब होगी या आप क्या? एक और सवाल भी मेरा ले लें। दूसरा मेरा सवाल यह है, एक तासुर यह भी जन्म ले रहा है कि बानी पीटीआई और पीटीआई के लोगों से कुछ हुकूमत रवाबित कायम करने के लिए ख्वाह है। मेरा ख्याल है साजिद साहब के मौलाना साहब बहुत मैच्योर सियासतदान हैं और उनके काफी अच्छे मरासम रहे हैं और हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के जो जितने भी लीडरशिप है उनके साथ। तो मेरा ख्याल है कि अगर रिप्रोचमा होगा और एक जगह मिलके बैठेंगे तो उनको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए हम सब के लिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब एक मैच्योर और मुहब्बे वतन सियासतदान होते हुए गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे इस वक्त जबकि हमें जरूरत है यकजहती की, जबकि हमें जरूरत है एक इंटरनल यूनिफाइड फ्रंट शो करने की इंटरनेशनल कम्युनिटी को। तो मेरा पाकिस्तान क्या आप सुन सकते हैं अर्शद साहब? राब्ता उनसे हमारा मुनक़ता हो गया। प्रोड्यूसर साहब राब्ता बहाल कीजिएगा। सफदर साहब आपसे बैठे। सफदर साहब, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट हैं आप, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, क्या मायूसी है या कि नहीं अभी भी विलिंग है? मायूसी तो है, अगर क्योंकि जब इलेक्शन नहीं हुए उससे पहले चीज़ें इतनी नीचे चली गई है ना, जिस तरह अभी अर्शद साहब ने भी कहा, अभी उनको आते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपके सामने आपने एक अच्छी न्यूज़ सुना दी कि आज हमारा लोन अप्रूव हो गया और पेमेंट स्टेट बैंक में आ गई, ठीक है। इसी तरह ECL में नाम की आपने चीज़ें सुनाई, चीज़ें पॉजिटिव की तरफ। बहुत माजरत आ गए हमारे पास एयर कमोड साहब लाइन पे। सर, एक अहम सवाल ये था मेरा कि बीइंग अ सेक्रेटरी जनरल एक्स मेन सर्विस, 9 मई करीब है, 1 साल कमोबेश हो जाएगा। इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करनी चाहिए? पार्लियामेंट इस हवाले से क्या करेगा कि माज कुछ सालों के इक्तदार के लिए मुल्क की सालमियत को दाव पे ना हम लगा दें? मुल्क होगा तो सियासत भी चलती रहेगी। बहुत खूब आपने कहा कि मुल्क होगा तो सियासत भी चलती रहेगी। एक्स सर्विसमैन जो है, आपको पता है कि हम तकरीबन 4 मिलियन प्लस हमारी कम्युनिटी है और ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी रिप्रेजेंटेशन है और अफवाज पाकिस्तान खास तौर पे पाकिस्तान के हर खित्ते से अफवाज पाकिस्तान में नुमाइंदगी है। तो हमारे दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। हमारे काफी सारे साथी, मैं एक SSG का अफसर हूँ और हमारे बहुत सारे साथी जो हैं उन्होंने अपने वतन की खिदमत में अपनी जान कुर्बान की है और हमें मालूम है कि उनका खून जो है वो इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगा। इस मुल्क की ताकत और इस मुल्क की सालमियत जो है वो हम सबको मुकद्दम होनी चाहिए। देखिए, विजडम तो यही है कि तमाम सियासी पार्टीज के जो लीडरशिप है उनको पाकिस्तान फर्स्ट के फार्मूले पे चलना चाहिए। पार्टी इंटरेस्ट तभी होगा जब पाकिस्तान की सालमियत होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। तो हम सब तो अभी जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई है सेंट्रल वर्किंग कमेटी की, उसमें पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी थी। कोयटा से लोग आए हुए थे, सिंध से आए हुए थे लोग, KPK से आए हुए थे, GD से आए हुए थे और पंजाब और KP से भी माशाल्लाह नुमाइंदगी थी। तमाम लोगों ने दिल खोल के इस चीज का इजहार किया है कि जो भी वाकयात 9 मई के हुए हैं उनका न सिर्फ उनका होना बहुत एक पाकिस्तान के लिए
नुकसानदेह अब चीज थी। दो मौकिफ हैं। पीटीआई के लोग कह रहे हैं हम योम स्याह मनाएंगे, क्या हुकूमत वक्त भी योम स्याह मनाएगी? क्या आप लोग भी योम स्याह मनाएंगे? देखिए जी, हमारे लिए तो जो सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड हैं या कौमी ताकत के जो आप कह रहे हैं कि जो निशान हैं, हाँ। और शोदा के जो यादगारें हैं, वो तो हमारे लिए हमारी जान से ज्यादा अजीज है। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, ठीक है, जो कुछ 9 मई को हुआ है, चाहे कोई भी पार्टी करती, तो उसकी ना सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए और ना बल्कि उसका दोबारा ना होने के लिए तमाम तरह के इक़दाम सियासी लेवल पे भी और जो हमारे मिलिट्री लेवल पे भी हमें उठाने पड़ेंगे और इंशाल्लाह हम उठाएंगे। ठीक है। यौम स्याह तो अवामे पाकिस्तान को मनाना चाहिए, इसको याद करते हुए कि हम पॉलिटिकल विजडम या हम कहें यकजहती नहीं शो कर सके और हमने ऐसे इक़दाम किए हैं कि जो शायद दुश्मन भी करते हुए चौंकता। ठीक है, ठीक है ना। तो जब हमसे खुद ही अपने घर को हम आग लगाने लगे अपने हाथों से, तो हम सबको खुद अपने गिरोबाना में झांकना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि क्या हमने ये दुरुस्त इक़दाम किया है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी जो तस्वीरें गई हैं, जो बयानिया गया है, वो क्या अक़वाम आलम में क्या पाकिस्तान की जग हसाई नहीं हुई है? क्या पाकिस्तान उससे कमजोर नहीं हुआ है? मेरी नजर में पिछले साल डेढ़ के अंदर हम अपनी पूरी तारीख में इतने कमजोर मोमेंट्स हमने नहीं देखे। ठीक है। 9 मई का मैं एक कमरोर साहब आप लाइन पे रहे ना, क्योंकि कोरम पूरा हो चुका है स्टूडियो में, पीटीआई की भी नुमाइंदगी हो गई है। एक आपसे एक लास्ट सवाल मैंने करना, लेकिन आप लाइन पे रहिएगा। मैं जरा यहां से भी मौकिफ ले लूं। सलीम सचवानी में ज्वाइन किया, कराची की मारूफ शख्सियत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, खुशामदीद कहेंगे। सचवानी साहब, आपने शो में हमें ज्वाइन किया। सफदर साहब, मैं चाहूंगा आप कंटिन्यू करें। वजह क्या है? अब तो पैसे भी आ गए आईएमएफ से, अब वजीर आजम पाकिस्तान दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान है और बड़ी मंजीवी शख्सियत हैं, तो अब आप लोग महरूमियों में क्यों मुब्तला हैं? अब आप नए विल के साथ उठें, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालें। बिल्कुल सही कह रहे हैं साजिद साहब, हमें बहुत सारी अच्छी न्यूज़ मिल रही हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा होगा। लेकिन जो एक चीज़ की ब्रेक लग जाती है ना, कंसल्टेंसी होती है। अभी इतना इसमें जो रियल इंडस्ट्री की बात करते हैं, इसके अंदर एक अदारा नहीं है, 57 इंडस्ट्रीज है ना। तो फिर दूसरे नंबर पे जो मेजर हमें डेंट आया है ना बिल्डर्स को, बिल्डर बहुत सारे बिल्डर दुबई और पाकिस्तान से बाहर चले गए। उनकी वजह क्या है? उनकी वजह यही है मेन कि हमारे पास रेट कंट्रोल नहीं हो रहे चीज़ों के। लाइक मैं अगर सीमेंट की बात करता हूँ तो 300-400 की बोरी थी, अभी 1200 पे चला गया भाई। हाँ। इसी तरह स्टील है, स्टील की भी ऊपर प्राइसेस नीचे बढ़ जा गई। रहा है और बिल्डर की सुनने वाली मतलब लो कॉस्ट हाउसिंग का तो एक ख्वाब रह गया। ख्वाब रह गया, ऐसा मुमकिन ही नहीं है सर, इस रेटों में नामुमकिन हो गया। नंबर 2, दूसरे नंबर पे अभी बड़ी अच्छी बिजनेसमैन उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म आए थे पाकिस्तान कराची में, तो नवाज शहबाज शरीफ से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उसमें एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी अब ईरान से भी रब्ता करें, सऊदीया से भी करें, अमेरिका से भी करें, आपकी मेहरबानी आप अडयाला जेल भी चले जाए। अच्छा, देखिए पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए हमें सबको एक दफा मिल बैठना पड़ेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी अरशद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मौलाना साहब एक अच्छे समझदार बंदे हैं। नहीं अडयाला क्यों जाएं सरदार? देखो कोई ना कोई आपस में देखें, अभी तक जो हमारा इन्वेस्टर है ना, बहुत सारा इन्वेस्टर जो है ओवरसीज कस्टमर है। ओवरसीज कस्टमर हमारा नाराज है ड्यू टू ये हमारी पॉलिटिकल, मतलब ओवरसीज, जहां तक मैं समझ रहा हूं, ओवरसीज पाकिस्तानी का हीरो जेल में है। अच्छा, ठीक है, वो हमें पैसे नहीं भेज रहे। जो हमारी किस्तें देनी है, जितने प्रोजेक्ट हैं वो दरमियान में पड़े हैं। वो कहते हैं कि जब तक ये इमरान खान वाली मसला क्लियर नहीं होता, फॉर्म 45 47 का नहीं होता, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन हुकूमत वक्त चल रही है, वो फॉर्म 45 वाले भी असेंबली में हैं, सब लोग, अपोजिशन भी है, हुकूमत भी है, अदालतों में केस चल रहे हैं। साजिद साहब, इस वक्त जो आप हम इंडस्ट्री की चलाने की बात कर रहे हैं ना हमें गैस इंडस्ट्री की अगर बात करें, देखें ये रियल एस्टेट से इंडस्ट्री में आ रहा हूँ ना, हमें गैस के बिल बारे में आ रहे हैं। कैन यू बिलीव, आप तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ना, छोटी सी बात कर लेता हूँ, एक तंदूर वाले को अपना गैस के बिल पूरे नहीं हो रहे, तो वो रोटियां बनाता है ना, वो बेचारा, अच्छा फिर बिजली के बिल नहीं हो रहे। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 साल में जो PDM 1 बनी थी ना, उसने कमाल कर दी है। अच्छा, रहती सहती कसर अभी निकल रही है, जो कि आपके घर में भी बिल आता होगा बिजली का, गैस का आता होगा। तो आप देख रहे हैं कितना फर्क आया। 18 रुपए मजीद यूनिट महंगा होने जा रही है। चले अभी सलीम सचवानी, क्योंकि अपोजिशन में है, PTI वाले वो तो बड़े ताबड़तोड़ हमले हुकूमत वक्त कर रहे हैं। सचवानी साहब, मौलाना साहब और PTI
احتجاجی تحریک چلانے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف, یہ کتنی سود مند ثابت ہوگی, یا کہ مولانا آپ کو ہری جھنڈی دکھا کے حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیں پرامن احتجاج جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3.5 سال دور حکومت میں بلاول صاحب بھی ہے, مریم صاحبہ بھی گاتی رہی, اور شہباز شریف بھی گاتے رہے, اور یہ سب جو ہے مولانا صاحب بھی گاتے ہوئے آتے رہے, کسی کو روکا نہیں گیا, کسی کو ٹوکا نہیں گیا, سب کو اظہار رائے کی آزادی تھی, اور سب کو جلسے جلوسوں کی جو آئین اجازت دیتا اس کے تحت آزادی تھی. اور اس وقت آئین اور قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, ملک میں ملوکیت مسلط ہے. آپ دیکھ لیں جلسہ کرنے جاتے ہیں, اجازت لینے جاتے ہیں, اجازت نہیں ملتی, اور پرامن ریلی نکال دیں تو ریلیوں میں پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں, تو آپ لوگ معافی مانگ لینا, پھر آپ لوگ بڑا دل کریں کہ چلیں جی ہمارے تھے, کچھ نہیں تھے, 9 مئی کو جو ہوا ہم معافی مانگتے ہیں کون سے, ٹھیک ہے ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا. ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ 9 مئی کو جس نے جتنا بھی غلط کیا وہ غلط تھا, ہے اور رہے گا. اور 9 مئی کا ایسا کوئی کنسنٹریشن نہیں ہے جو ملک کی معیشت کو انہوں نے بیڑا گرک کیا. نہیں جلسے جلوس کی آپ نے بات کی نا, 9 مئی تو کو جو حکومت اور ریاست کیسے یقین کرے کہ پھر کوئی دوسرا 9 مئی نہ ہو جائے؟ سر 9 مئی کرانے والے خود ہیں, یہ 9 مئی کے بینیفیشری خود ہیں. 25 ہمارے لوگ شہید ہوئے اس دن, 100 سے زیادہ ہمارے لوگوں کو گولیاں مارے گئی, سینکڑوں گھروں کے بے حرمتی ہمارے گھروں کی گئی, اور جو شہداء کی یادگاروں کو جنہوں نے توڑا پھوڑا ان کا کبھی تو دکھائیں ٹی وی کے پہ, یہ شہداء کی یادگار توڑ رہے تھے. کیا دیکھیں گے, سر پہلے بات کمپلیٹ, اور یہ چہرے جن کو ہم نے پکڑا ہے, یہ چہرے ان کو ہم نے پکڑا, اور یہ دیکھو یہ توڑ رہے ہیں. آج تک ایسا کوئی رپورٹ نہیں آئی. ہم جبکہ سوشل میڈیا پہ سینکڑوں ایسے فوٹوز موجود ہے جس میں کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی, وہ کھلے پڑے ہوئے تھے, دروازوں کو یوں پش کیا, دروازہ کھل گیا اور اندر گئے تو پہلے سے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے. یہ ساری فوٹوز سوشل میڈیا میں موجود ہے. تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اگر حقیقت میں کوئی چاہتا ہے کہ 9 مئی کے اوپر تحقیقات ہو تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور وہ بڑے پیمانے پر اس پر تحقیقات ہونی چاہیے, اور ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے جنہوں نے خواتین کی بے حرمتی کی اور لوگوں کو شہید کیا, لوگوں کو مارا, جنہوں نے لوگوں کی جانیں لی ہیں, اور جنہوں نے 100 سے زائد افراد کو گولیاں ماری ہیں, ان سب کو جو ہے سزائیں ملنی چاہیے, اور جنہوں نے شہداء کی یادگار کو توڑا ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے. جنہوں نے غلط کیا ان غلط کرنے والوں کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے, مگر کارروائی نہیں ہو رہی ہے, کارروائی نہیں ہو رہی ہے. صرف اور صرف لوگوں کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے 9 مئی کے اوپر, اور 9 مئی کے اوپر لوگوں کو بہلانے کی کوشش کی ہے, مگر پاکستان کی عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ اتنے بیوقوف نہیں ہے. 8 فیب کو انہوں نے تمام پر ہاری پانے کے باوجود انہوں نے ثابت کیا کہ وہ جو ہے وہ پہچانتی کہ کون کیا ہے. چلے شاہ صاحب, کیونکہ آپ ایک نجی ٹی وی کے بیورو چیف ہیں, آپ نے یہ ساری چیزیں کور بھی کی تھیں, ابھی ایک سال اور ہو گیا, مطلب پورا سال قوم نے 9 مئی سنا, اب 1 سال قریب ہو رہا ہے, تو پھر اب یوم سیاہ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو یہ یوم سیاہ کون منائے گا؟ عوام تذبذب کا شکار ہے, پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہم سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے. 9 مئی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں تو 12 کہہ چکا ہوں, پھر کہوں گا کہ 9 مئی کا تاریخ دن ہماری تاریخ سے ملک کی جو ہے ختم نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کو ہنسنے کا موقع ملا, ہمارے عام لوگ, وہ ختم ہو, ہمارے سیاسی لوگوں کی غلط اسٹریٹجی نے ہمارے 8 جوانوں کو شہید کیا گیا, وہ ختم ہو گیا. ان کو چور مٹائے شور کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ختم ہو گیا. آج عمران اسماعیل اور آپ کے فواد چودھری جب اڈیالہ پہنچے تو ملنے دیا جاتا نا, منع کروا دیا اندر سے, تو انہوں نے باہر آ کے پریس کانفرنس کر کے کیا بولا کہ 9 مئی کے واقعے کی ہم سخت مذمت کرتے. جو لوگ سمجھ چکے ہیں ہم بھی مذمت کرتے ہیں آپ کے سامنے 9 مئی کے وہاں کھڑے ہو کے گرفتار ہونا چاہیے, غلط ہوا ہے. اچھا, اب ان سے نہ ملنا کیا مطلب؟ اچھا, مولانا فضل الرحمان کے پاس آج واضح طور پہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ جی ان سے اب مل کے چلنا ہے, تو کیا اس کو مولانا ڈیزل کا خطاب ہم نے دیا تھا؟ ہمارے سیاسی رہنماؤں نے دیا تھا. مولانا ڈیزل کر کے جلسے میں مزے کا اڑایا گیا تھا, کس نے اڑایا تھا؟ ریکارڈ پہ تمام چیزیں موجود ہیں. بات یہ نہیں کرنی چاہیے. بات کیا مطلب ہے کہ اگر پی ٹی آئی چیئرمین باہر نہیں آئیں گے تو پاکستان کی معیشت رک جائے گی, پاکستان چلنا بند ہو جائے گا. تاثر دیا جا رہا ہے. تو یا ہم بلیک میلنگ میں تو نہیں آئیں گے نا, ہم تو ملک چلا رہے ہیں اپنا. لوگ اس وقت سیاسی پارٹیوں کا ساتھ دے رہے ہیں ملک چلانے میں. ایسا تھوڑی ہے کہ ایک شخص کے پیچھے جو ہے وہ ملک کو سیز کر دیں, بند کر دیں. شاہ صاحب آگے آپ کا پوائنٹ. ارشد صاحب مثلا لائن پہ. ارشد صاحب آپ سن سکتے ہیں؟
जी मैं सुन रहा सर हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट अब आपसे मैं सवाल करने जा रहा हूं। अली अमीन गंडापुर साहब सीएम केपीके, और केपीके में पीटीआई की हुकूमत है और ओवरऑल वफाक में वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। ये बड़े ग्रैंड डायलॉग की बड़ी बातें की जाती हैं और माजी में हुए भी हैं। साबिक सदर एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के, और मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ ने मिसाक मईशत की दावत दी थी जब लास्ट हुकूमत में वो वजीर आजम थे। तो अब इस तरह के इकदाम होंगे या कि केपी में गवर्नर रूल होगा? मैं तो ये मेरी ख्वाहिश ये होगी कि एक मबूत पाकिस्तानी के तौर पे कि हम मिसाके पाकिस्तान और मिसाके मईशत की तरफ कदम बढ़ाएं, और गंडापुर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि एक नेशनल डायलॉग हो तमाम सियासी पार्टियों का और तमाम जो मुक्तदिर हलके हैं उनका, और सोचे कि हमने क्या खोया और क्या पाया है। आज से आगे हम नए तरीके से कदम बढ़ाएं, पाकिस्तान को तरक्की और तवानाई दें। यहाँ पे मैं रोकूंगा सर। अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं या बानी पीटीआई कह रहे हैं? क्योंकि बानी पीटीआई कहते हैं जो दीगर पॉलिटिकल पार्टियां ये लोग चोर हैं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। सर ये पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग होती है, यानी नाराबाजी होती है जब बैठ के एक तदब्बुर के साथ और एक अच्छी पॉलिटिकल विजडम के साथ जब बातचीत होती है तो इन चीजों को पसे पुश रखा जाता है। बहुत सारी चीजें जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, और जब टेबल पे बातचीत होती है तो वो मुख्तलिफ होती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को महवर रखते हुए, पाकिस्तान की तरक्की को महवर रखते हुए, और ये सोचते हुए कि हमारा वतन जो है दुनिया के टॉप अल्हम्दुलिल्लाह 10-20 मुल्कों में से एक होना चाहिए ताकत के जो उनसर है उनके लिहाज से, हमने खुद ब खुद इसको कमजोर किया हुआ है और इंटरनेशनली हम इस वक्त एक जगह सही का बाइस बने हुए हैं। तो हमने अगर एकदम जो ही हम अपना जो कायदे आज़म के 3 मेजर प्रिंसिपल्स हैं जी, आप उस पे ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, अगर हम इन तीनों पे अमल करेंगे, ईमान अपने वतन पे होगा, हमारा दीन पे तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी ताकत पे होगा, और इस चीज पे होगा कि हम तरक्की कर सकते हैं सारे मिलके, और इत्तेहाद होगा हम में आपस में, हम पार्टी लाइन से बालातर होके जब बात करेंगे एक दूसरे के साथ, और जब हम एक रब्त के साथ और एक तंजीम के साथ आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊं कि स्काई इज द लिमिट। बानी पीटीआई कह रहे हैं सर, मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, बानी पीटीआई कह रहे हैं मैं बात करूंगा तो एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा। सर देखिए, एस्टैब्लिशमेंट भी पाकिस्तान का इदारा है और बहुत ही माशाल्लाह एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑफिसर्स को ग्रूम किया जाता है। जिस लेवल पे लीडरशिप हमारी है, मेरा ख्याल में वो इन चीजों को समझते हैं, और हमारे पास इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिनके थ्रू हमारे स्टूडियो में मियां सफदर का आपने तजिया सुना होगा। उन्होंने ये कहा कि बीइंग अ बिजनेसमैन, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो बाहर मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है, वो यहाँ पे अब पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं भेज रहे, चूंकि उनकी डिमांड यह है कि बानी जेल में है। तो सर देखिए, मैं 82-83 कंट्रीज में गया हूँ, अपने एक्सपर्ट पैस के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मेरे पे एहसान है कि उन्होंने साल मुझे तुर्की में मुझे कोर्सेज भी कराया है, वहां पे भी मैंने देखे हैं लोग, और अमेरिका में मेरी फैमिली रहती है। लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के बाद किसी और चीज से मोहब्बत करते हैं। अगर तरीके से उनको अप्रोच किया जाए तो देखिए उनकी फैमिलीज यहाँ पे है ना, पैसा तो इंशाल्लाह फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और यहाँ पे जब अच्छे मंसूबे लगेंगे, फायदा बख्श मंसूबे में लगेंगे, तो हमारे जो बैरून मुल्क काम कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानी, हमारा डायस्पोरा, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, और जो हमारा रेट है हमारी जो ज़र मुबादला भेजने का वहां से, इंशाल्लाह उसको दोबारा से न सिर्फ रीइंस्टेट होगा, पर आने वाले वक्तों में आमदन उनकी बढ़ रही है और हमारे पास पैसे होंगे। देखिए पाकिस्तान को सेव ही हमारे जो गैर ममालिक में पाकिस्तानी मेहनत का शौक रह गए हैं, उनके जरिए मुबादला नहीं हमें अभी तक चलाया पाकिस्तान को, और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में वो पार्टी लाइन से बालतर होकर पाकिस्तान को देखेंगे। ठीक है, आशा साहब एक सवाल ले लें। सफदर साहब सवाल बेसिकली आपने बड़ी अच्छी बात की है, जो आपने पहले बात की है कि सब मिलके काम करें, पाकिस्तान को पहले रखें और बाकी अपने मफादत बाद में करें, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमें जो मसला आ रहा है ना सर इस वक्त, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जब पैसा आता है तो वो डॉलर में आता है, जब उसको क्योंकि इस तरह की इकोनॉमिकल पोजीशन हो गई है, लोगों की चीजें, जिस बंदे ने 1 करोड़ रुपया लगाया था ना, आज वो पाकिस्तान अगर डॉलर या पाउंड बाहर लेके जाएगा ना
تو اس کو وہ 1 کروڑ کے بدلے میں 60 لاکھ ملے گا, اس کا لاس ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے لوگ اپسیٹ ہیں. سب سے بہتر یہ ہے ہماری ساری جماعتیں بیٹھ کے, جو آپ نے کہا ہے مساق جمہوریت کر لیں, مساق اکنامکس کر لیں, جو چیز کر لیں, اگر ہم سارے آپس میں سیٹل ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے, ہماری گروتھ بڑی تیزی سے دوبارہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے پورا یقین ہے جی, میں کیونکہ ترکی میں جب رہا ہوں تو 1 لاکھ تقریباً 1,76,000 یوروز کا ایک ڈالر تھا اس وقت, اور الحمدللہ جب ریفارمز کیے ہیں, جب ترکی والے اکٹھے ہوئے ہیں تو ایک نیو ٹرکش لیرا $1 کی ایکویولنٹ تھا, اور آج ماشاءاللہ ٹیکنالوجی میں اور سائنسز میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ترک بھائی کہاں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے پاس بھی پورا پوٹینشیل ہے, اللہ کے فضل سے ہم ترقی کر کے دنیا کو دکھائیں گے. بہت شکریہ ریئر کبوٹو اور ارشد, آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اپنا, آپ کا شکریہ شامل ہونے کا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. بڑی وہ کہتے ہیں نا, اس وقت جو سچویشن ایسی ہے کہ ایک طرف پیسے مل گئے اسٹیٹ بینک کو, پاکستان کو IMF کی طرف سے, اب وہ پیسے حکومت کہاں یوٹیلائز کرے گی. دوسری جانب اب محاذ شروع ہونے جا رہا ہے, اپوزیشن کی جماعتیں سڑکوں پر آنے کے لیے پر توڑی ہے. مولانا نے دھمکی دے دی ہے کہ ہمارے لوگوں کو روکنے کی یہ غلطی مت کرنا, یہ احمقانہ جرت مت کرنا. تو کیا واقعی کل پرسوں سے 2 تاریخ سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اس کو لیڈ کون کرے گا, اس کے لیے عام آدمی کا نقصان تو نہیں ہوگا, سڑکیں بلاک تو نہیں ہوں گی, یہ پھر دھرنے میں کنورٹ تو نہیں ہو جائیں گے معاملات. اس پر ہم بات کرتے ہیں. سچوانی صاحب, مولانا اور PTI, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بڑی اسٹریٹ پاور تھی ماضی میں, اب کتنی ہے یہ آپ بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ آپ اس پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر مولانا بھی آپ کے ساتھ مل جائے تو آپ کو نہیں لگتا یہ بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہو جائے گی حکومت کے لیے؟ پہلے میں یہ بھائی کا اور ان بھائی کو ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا. اچھا, کہ دیکھیں اس وقت میسا کے جمہوریت اور میسا کے معیشت اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا, اس کی سے سب سے زیادہ ضرورت جس کی وجہ سے ہم تباہی کے دہانے پہ پہنچے ہیں, وہ ہے میسا کے انصاف کی ضرورت ہے ہمیں. اچھا, انصاف ہمارے یہاں پہ تباہ ہو چکا ہے. کہ آپ نے ریمارکس نہیں سنے, انصاف جس جج کو خط مل رہا ہے اور جو جج ڈر رہا ہے وہ نکل جائے, چلے سر, وہ پھر نہیں بیٹھے جج کی کرسی پہ. وہ جج نکل جائے اور جو جج ان خطوں پہ عمل کرے وہ جج بیٹھا رہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے جن کو خط میں جو ان خطوط پہ عمل کرے, جو ان کی دھمکیوں پہ عمل کرے, وہ بیٹھا رہے. وہ کہہ رہے ہیں دھمکیوں پہ آشکارا کرے, وہ نکل جائے. تو پھر کیسے انہوں نے بلے کا نشان چھین لیا تھا آئین کی آرٹیکل 70C کو نظر انداز کر کے؟ کیوں انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا؟ وہ سب سے بڑے خود ہے بینیفیشری اس چیز کے, اور وہ اپنے ایکسٹینشن لینے کے چکر میں پڑے ہوئے, اس وجہ سے پورے ملک کو تباہ کیا ہوا. انصاف نام کی کہیں پہ کوئی چیز نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھت چلے جائیں. وہ جج کیوں جائیں, یہ خود جائیں نا. اچھا, مطلب آپ کو پسند نہیں ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں؟ سر کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کر رہا ہوں میں, جسٹس فائز عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں. میں فائز عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا. فائز عیسیٰ پاکستان کی سپریم کورٹ کے وہ جج ضرور ہیں, وہ جج ضرور ہیں, مگر سپریم کورٹ نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ کا جج ہے. میں جج کی بات کر رہا ہوں, کورٹ کی بات نہیں کر رہا. تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میرے پہ کیسے بنے گی؟ آپ جج کی حیثیت سے آپ الگ تو بات جج اگر غلط کرے گا تو ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے کیا؟ وہ غلط بات کرے گا ہم اس کو غلط نہیں مانے, وہ غلط فیصلے کرے گا ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے. کی تعظیم اور تکریم کہاں گئی؟ تعظیم اور تکریم اس وقت کھڈے میں چلی جاتی ہے جب وہ غلط فیصلے کرتے ہیں, غلط عوام کو تباہی کی طرف لے جانے والے فیصلے کرتے ہیں. اور جسٹس فائز صاحب اگر حقیقت میں اس ملک کے مخلص ہے نا, تو مجھے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. وہ میں آج آپ بتاتا ہوں, پورے ملک کی تباہی کو جو سامراجی طاقتوں کے ساتھ مل کے جو PDM کی گورنمنٹوں نے کی ہے نا, جو PDM اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹوں نے کی ہے, وہ اس تباہی کی ذمہ دار کو کیا سزائیں دیں گے؟ پاکستان کی ضرورت 24,000 میگا واٹ ہے بجلی کی, پورے پاکستان کی. اس میں تمام انڈسٹریاں چلا لیں, اس فل پیک کی تمام انڈسٹریاں چلا لیں, جس سے پورے AC چل رہے ہوتے, سب کچھ چل رہا تھا. 24,000 میگا واٹ. اور پاکستان کی جو لائن ہے نا, لائن ہے, اس میں کیپیسٹی ہے 22,000 میگا واٹ کی. اور ایگریمنٹ انہوں نے جو کیے ہوئے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں سے نہیں, جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا خالی نام یوز ہو رہا ہے. انہوں نے اب بڑے ہوشیاری سے جو نا ہمارے ملک میں آستین کے سانپوں کو بیچ میں انوالو کر کے انہوں نے IPPs میں شمولیت اختیار کرائی, اور 45,000 میگا واٹ کی بجلی تیار ہو رہی ہے. اس کی پیمنٹ پاکستانی قوم کر رہی ہے. 45,000 میگا واٹ کی قوم کی پیمنٹ ہو رہی ہے, اور ضرورت ہے 24,000 میگا واٹ کی. اور لائن لاسن میں ضرورت آتی یونٹ باہر ہونے جا رہا ہے. وہ جو جا رہا ہے کھڈے کے اندر عوام کی جیبوں سے, اس کے اوپر قاضی فائز صاحب کیا کریں گے؟ کیا وہ عوام کو حق دلوائیں گے؟ وہ غریبوں کو 8-8 گھنٹے اور 10-10 گھنٹوں کی جو لوڈ شیڈنگ میں پھینکا ہوا ان لوگوں نے, اس کے اوپر کیا انصاف کریں گے؟ توانائی کے سستے ذرائع ہونے کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل سے جو
एनर्जी सेक्टर के इन्होंने जनरेटर लगाए, ये वो कौम के साथ नाइंसाफी किया, इसके ऊपर कौम को इंसाफ दिलवाएंगे ये? आपका पॉइंट। सेकंड स्टोरी पे हम आते हैं। शाह साहब, एक तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि इसहाक डार साहब डिप्टी वजीर आज़म, क्या शहबाज शरीफ पे अदम एतमाद नहीं था कि उनको एक और ओहदा देना पड़ गया आइन में जिसकी गुंजाइश नहीं, और पहले भी इसके बेनिफिशरी लोग रहे हैं? ये क्या नवाज शरीफ साहब की फरमाइश? इसमें फरमाइश की बात नहीं, नवाज शरीफ अभी आ रहे हैं तो हमें ये भी सोर्सेज बता रही हैं कि काबीना जो है वो मजीद बढ़ा दी जाएगी उनके आने के फौरन बाद। अच्छा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है वाकई इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन कायम मुकाम प्राइम मिनिस्टर की गुंजाइश होती है जब वो सीनियर वजीर सुने, हाँ, जब आपका प्राइम मिनिस्टर गैर मुल्की दौरों पे तो हो, वो सीनियर वजीर संभाल लेगा। वो सीनियर वजीर उन्होंने इसहाक डार को तजवीज किया है। अच्छा, उसको उन्होंने ओहदा दे दिया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, वो सूट नहीं कर रहा। अच्छा, सूट नहीं कर रहा, वो सूट नहीं कर रहा। तो ये किसकी फरमाइश है? ये फरमाइश नहीं है, मैं कहता हूं कि ये एक सियासत के अंदर एक अजीब और गरीब काम किया गया जिसको वो खुद भी मेरा ख्याल है इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे अगर कोई पूछे, क्योंकि इसकी गुंजाइश नहीं है। केयर टेकर जरूर जो भी सीनियर होगा, चाहे वो इसहाक डार हो, बैठ सकते हैं, वो चला सकते हैं निजाम हुकूमत को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त के जो हैं वो भौचाल जो आया हुआ है मुल्क में, जो मईशत के मामला चल रहे हैं, जो 2018 के बाद से तबाही शुरू हुई, जिसका स्टार्ट हुआ 2018 में, और सिर्फ इंतकामी सियासत का दौर डाला गया, इंतकामी सियासत की जो है वो बुनियादें डाली गई और एक दूसरे के कपड़े उतारे गए, एक दूसरे को स्टेजों पे खड़े होकर नंगा किया गया, धरने दिए गए। पहले भी तो होता था। अच्छा, नहीं देखें, साजिद सच्चाई पे बात करें, सच्चाई पे बात ये है कि हुकूमत से पहले, हुकूमत में आने के बाद और हुकूमत से चले जाने के बाद बेदरेग इस्तेमाल, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, एक ही सियासी पार्टी है जिसने अदलिया का बेदरेग इस्तेमाल किया। ये पिटीशन, वो कोर्ट में सूट, वो फाइल, वो जो डैमरेजेस, वो जुर्मान, आप देखें तो पीटीए की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा केस किसने सूट फाइल किया आप देखें, और किसने जो है सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी को, हाई कोर्ट जुडिशरी को किसने इस्तेमाल किया, वो रिकॉर्ड पूरा निकाला। खुलवाए ना, धांधलियां हुई थी तो उन्होंने इंसाफ लिया था। नहीं तो 4 डब्बे तो खुलवा नहीं सके थे, 4 डब्बे के पीछे एक मुसीबत आ गई, रियासत खत्म हो गई। अब इतने सारे डब्बे खुलवा ले, अब फिर एहतजाज कर ले। मौलाना साहब के साथ नहीं है, अब तो फॉर्म 45 की बात हो रही है, डब्बों की गिनती हो चुकी है, फार्म हम छोड़ दो, तावीज बना के डाले, पाकिस्तानी कौन तावीज, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरी मदद कर दो, वो रहेगी और कुछ भी नहीं है, एहतजाज होगा। जो अवाम का मुखालिफ होंगे वो यही कहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ अगर ये दाल गल गई तो मेरा नाम यही बदल दीजिएगा, इसी प्रोग्राम में दोबारा बिठा के, मौलाना वापस चला जाएगा। मैं कह रहा हूं ये दाल नहीं गलेगी। जैसे हामिद रजा ने वाज़ेह बयान दिया कि आजाद उम्मीदवार रिजाइन दे दे सारे और निकल जाए असेंबली से बाहर, जिनकी अम्ब्रेला के नीचे गए ये। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, कुछ सोचने वाली बात है। तो बाहर आएंगे यार, कुछ सोचने वाले आएंगे बाहर। देखिए, स्टेप गलत लेते हैं ना, इनका हमेशा पॉइंट गलत होता है, ये हमेशा गलत आदमी से हाथ मिलाते हैं। ठीक है, आगे आपका सफदर साहब, हुकूमती मामला, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आके नहीं दे रही, इस इसना में बिजनेसमैन क्या सोच रहा है, आपको क्या हुकूमत से तवक्कुआत हैं? हुकूमत से कोई जो आपने आज खबरें 1-2 अभी अनाउंस की थी शुरू में ही प्रोग्राम के, उनसे चीज़ें बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन अगर एहतजाज होंगे तो चीज़ें मुश्किल है। बिजनेसमैन परेशान है। बिजनेसमैन क्या है कि छोटे लेवल के लोग भी बड़े परेशान हैं, छोटे छोटे बिजनेस वाले, बड़े तो हैं ही हैं। तो अभी बड़ों की हुकूमत है, अगर आसान अंदाज में कहा जाए, हुकूमत है बड़ों की, तो अगर वो बड़े सबको मना लेते हैं तो अच्छा नहीं हो जाएगा? फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक करती है, लेकिन बहुत टफ काम है साजिद साहब। अच्छा, जो बरगड़ी साहब ने कहा था, अपना एयर कमांडर साहब ने कहा था, अरशद साहब ने, उन्होंने कहा था कि सारे मिल बैठे तब जाके काम होगा। और मेन चीज जो बड़ी अच्छी की पीटीआई वालों ने, इन्होंने जो बात की है वो बड़ी अच्छी बात की है, इंसाफ। अच्छा, इंसाफ किसी भी मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी काम के लिए जरूरी है। जैसे इंसाफ आएगा ऑटोमेटिकली बिजनेस ग्रो करेगा हमारा, इंशाल्लाह। मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। वैसे आप बहरिया कराची से आप आए हैं जी, क्या चल रहा है वहाँ? सन्नाटा है, सुकून सन्नाटा है, है, ठंड है। अच्छा, बिल्कुल ठंड है। मालकान बाहर है, अच्छा, पाकिस्तान से बाहर, कोई पैसे आने की उम्मीद नहीं है? मुश्किल। अभी देखें, ईसीएल से नाम निकला था, मैंने इसलिए आपसे नाम पूछा था कि कितने लोगों के नाम है। देखिए, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, अगर वो इस डर से बाहर बैठे होंगे कि हम बंद ना हो जाए, तो बिजनेस तो नहीं चल सकता ना। सही। तो ज्यादती अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी ज्यादती है कि जो लोग हमें, इतने लोगों को रोज हजारों लोग बहरिया के पे रोल पे हैं और लाखों लोग उनके साथ लिंक में हैं,
اگر وہ बेचारे باہر ہیں تو کوئی فیصلے تو نہیں کر سکتے نا وہ بہت بڑے بڑے, ایسا ہی جس کی وجہ سے مارکیٹ کا سارا کام خراب ہو رہا ہے. پشاور میں بھی تو سیٹ اپ ہو رہا تھا سر. تو پشاور ہم نے لانچ کیا تھا پراپر فارم, ادھر ممبرشپ لانچ کی, لیکن وہ پھر آپ کے سامنے حالات ایسے ہوئے اکنامیکل. بیسیکلی اگر بیری ٹاؤن کی بات کی جائے, علی ریاض ملک صاحب کی بات کی جائے, ملک ریاض صاحب کی بات کی جائے, انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جو ٹیم ہے اس کو لے کے چلا جائے. پشاور مثال ہے, بی ٹی کے 2 اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر بی ٹی کے 2 لانچ کرتے ہیں تو ہمارا سسٹم چل جائے گا. جو 57 انڈسٹریز ہم کہہ رہے ہیں, ایک چلے گا تو ڈیفینیٹلی دوسرا چلے گا. تو انہوں نے اپنے طرف سے کافی کوشش کی ہے, وہ آج بھی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اللہ کرے جتنی جلدی یہ سیٹلمنٹ ہوں گورنمنٹ کی, واپس آئیں اور کاروبار کریں. بڑے اگر چاہیں گے تو معاملات درست ہو جائیں گے. ان بڑوں میں ایک بڑا نام بانی پی ٹی آئی کا بھی ہے, وہ کیا چاہیں گے؟ حکومت تو اپنا ممکن ہے کہ بڑے بھائی کا کردار ادا کرے اور اس طرح کا گرینڈ ڈائلاگ اور اے پی سی ایک بلائی جائے, اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بانی پی ٹی آئی کی تجویز پر عمل کریں گے, یا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی تجویز کو چھوڑ کر آ کے بیٹھیں گے؟ سر بانی پی ٹی آئی مانیں گے کہ آئیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, چھوڑیں پرانے پھڈے جو ہو گئے. دیکھیں پہلے تو میں آپ کو کنسٹرکشن کی جو ان کی جو بات ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں. ان کے ایک اور بھی وجہ ہے جو وہ شاید بتانے سے گریز کر رہے ہیں. اچھا, شرح سود جو انہوں نے 22% تک مارک اپ دے رہے ہیں, اس کو شرح سود میں تبدیل ہو گیا اب تو, جو بہت زیادہ ہے. بڑا اچھا پوائنٹ ہے. لوگ اپنے گھر بیچ کر بجائے اس کے خریدنے کے وہ بینکوں میں رکھ رہے ہیں, وہ کرائے کے گھر تلاش کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا کنسٹرکشن ایجنسی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے, میجر پوائنٹ ہے. اگر مارک اپ نیچے آئے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو مارک اپ ہائی ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کا خود کا بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے. بانی پی ٹی آئی نے وہ ضد چھوڑی ہے یا نہیں؟ سب بانی پی ٹی آئی ہمیشہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں, مگر شرط میں نے آپ کو پہلے بھی کئی پروگراموں میں آپ نے یہ سوال کیا اور میں کئی پروگرام میں آپ کے جواب دے چکا ہوں کہ ایجنڈا تو دیں. وہ کہیں کہ آئیں ملک سے کرپشن ختم کرتے ہیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, آئیں ہم انصاف کا ایک نظام قائم کرتے ہیں, اور آئیں ہم اپنے اداروں کو اتنا مضبوط کرتے ہیں کہ وہ ادارہ دوسرے ادارے میں جھانکنے کی ضرورت نہ کرے, ہمت نہ کرے. ہر ادارہ اپنے ادارے میں اپنے ڈومین میں کام کرتا رہے, اور اگر کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا تو اس کو بھی پکڑ کا کوئی انتظام کریں. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو صرف تسلیم کا فقدان ہے نا, ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر پا رہے نا. کہ معیشت ہو یا کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. آپ انصاف قائم کرنے کے لیے کام کر لیں, آپ انصاف قائم کرتے, کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کہا کرتے تھے اگر مجھے کچھ ہوا تو ریئیکشن آئے گا. اسلام انصاف قائم کر کے پھیلا تھا. دین انصاف اسلام کی بنیادوں میں سے ایک مین بنیاد نظام انصاف ہے, اور وہ اسی سے دور ہو گئے, اسی کو چھوڑ دیا, اس کو بھی بھول گئے کہ الراشی والمرتشی کلاؤ ما فی النار, رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں دوست کی. یہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے ان کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, کتنے اداروں میں منہ ٹھوستے ہیں, تب جا کے یہ اپنا گزارا کر سکتے ہیں. اگر ان اداروں کو اگر یہ جائز طریقے سے ان کو اتنا مل جائے, یہ جائز طریقے سے انہی سے ٹیکسز لے لیں اور جائز طریقے سے ان کو دے دیں, تو وہ کام آٹومیٹک گروتھ کرے گا. وہ بھی خوش ہوں گے, یہ بھی خوش ہوں گے, مگر اس طرح نہیں کیا جاتا. وزیر اعظم کا دورہ سعودی ہے, جو دورہ سعودی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستانی قوم کو جو وہ تباہی کی طرف لے جانے والے سارے سسٹم یہ لاتے. ایک میں بتاتا ہوں سر, جو آپ نے بات کی بڑی اچھی بات ہے ساجد صاحب. اگر جو انہوں نے کہا ایسی پالیسی جو پہلے کام زیادہ چلتا ہے تو ٹیکس زیادہ آتا ہے, اب ٹیکس بڑھا دیتے ہیں, اس سے بھی آپ کے بزنس کو بہت فرق پڑتا ہے. جتنی یہ ٹیکس کے معاملات کو سخت کر دیتے ہیں, اگر دیکھیں میمن کیا کرتا ہے, میمن ایک کام کرتا ہے, میمن ٹرن اوور زیادہ دیکھتا ہے. ہماری یہ پالیسیز بنا کے پی ڈی ایم نے ٹیکسز اس طرح کے معاملات ایسے بنا دیے کوئی بندہ پراپرٹی بیچ ہی نہ سکے. اور پبلک کیا کرتی ہے, پبلک ڈیلر ہم کیا کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں کہ اسٹامپیں بنا کے ساجد صاحب کو دیتے ہیں, جو گورنمنٹ کی فیس بھرنی ہے ہم بھرتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم اس کا ایگریمنٹس بنا لیتے ہیں, تو گورنمنٹ کو پیسہ نہیں جاتا. اگر یہ ٹیکسز اور ان کو سب گورنمنٹ ریویو کرے, ٹھیک ہے, اور مارک اپ جس طرح انہوں نے کہا کہ مارک اپ کم کر لے, اس سے بھی بہت اچھا ہوگا. مارک اپ کیونکہ لوگ بینک کی طرف نہیں جائیں گے تو ریئل اسٹیٹ میں آئیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دورہ سعودی عرب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا اہمیت کا حامل دورہ کہا جا رہا ہے کہ مزید انویسٹمنٹ سعودی عرب کرے گا, بڑا پرتپاک استقبال. سر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ سعودی عرب کی انویسٹمنٹ سے کیا پاکستان کو حاصل ہوتا ہے, دیکھنا یہ ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ انہوں نے 25 ارب ڈالر انویسٹ کر دیے, یہ 25 کر دیں یا 50 کرتے ہیں, مگر اس سے پاکستانی عوام کو کیا حاصل ہوگا, دیکھنے کی بات یہ ہے. یہ آئے اور اس کو
खा के 2-3 साल के लिए बंदरबाट हो गए तो वो किसी काम के नहीं। हाँ, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे, मिसाल के तौर पे इन्होंने सैमसंग की जो है ना वो मोबाइल फोन की फैक्ट्री लगाई जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में ग्रो हो रही है, या किसी और चीज की इंडस्ट्री में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की जिससे पाकिस्तान को जो है ना पाकिस्तानी कौम को बेनिफिट पहुंचा, रोजगार मिल रहा है। उसे अगर वो आके मादनियात में कर रहा है, वो आके PIA खरीद रहा है, वो आके हमारी जमीनें खरीद रहा है, तो ये तो हमारी पीठ पे छोड़ा घोंप रहे हैं ना सर। ये हम ही बिक रहे हैं ना सर, पाकिस्तानी कौम ही बिक रही है सर। टाइम का मैं पाकिस्तानी कौम कब तक बिकती रहेगी? चले शाह साहब से प्रॉपर्टियां बेचे ना जो बाहर के ममालिक में जमा की हुई हैं। शाह साहब, ये होना क्या जा रहा है? किस हवाले से? ये सऊदी अरब गए हैं वजीर आजम साहब, मस्बत इकदामात हो रहे हैं और एक अच्छा दौरा है, मैं ये समझता हूँ मुल्क के लिए बड़ा अच्छा दौरा है। जमीन बिक रही है, PIA बिक रहा है। मेरी अर्ज सुने, PTI का तो एक वतीरा रहा है, मैं ना मानूं, अच्छा, किसी बात पे भी ना मानूं, अच्छा, और सच को झूठ कर देने में कमाल महारत है। एक इनके रहनुमा की कमाल महारत है सच को झूठ करने में, वही इन्होंने यूथ को दे दिया है। और यूथ अपने बाप की बात नहीं मानती घर के अंदर, इस हद तक बदतमीजी हमने देख ली है, इस हद तक बदतमीजी की बात कर रहे होंगे शायद। अच्छा, अल्लाह भी कहता है कि भाई वालिदैन की इज्जत करो, मगर उन्होंने यूथ को पता नहीं क्या कर दिया। अपने बच्चों की बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के बच्चे हो गए, मेरा अकेला रहता हूं। आप शायद अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं। फ्रेश रहता हूं, मेरी फैमिली न्यूट्रल है और साफी जो खान साहब के साथ है, इसी वजह से अंदर मेरे इसी वजह से आप खान साहब कितने परेशान रहते हैं। ये आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली, हमारी फैमिली में सियासत की रोटियां खा रही है, जो गवर्नमेंट में आके पैसे 3 साल 7 महीने 22 दिन यजीद की हुकूमत रही और उतने ही दिन के PTI की हुकूमत रही, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान, ना करें, तबाह कर दिया पाकिस्तान। क्या बोला अल्फाज दोबारा इस्तेमाल किया? 3 साल 7 महीने 22 दिन, रिकॉर्ड चेक कर लें यजीद की हुकूमत के दिन, नहीं रिकॉर्ड चेक करने सर। और यजीद की हुकूमत के दिन है सर, बातें कर रहे हैं, यजीदों को मुसलत करने वालों के दिन है ये, यजीदों को मुसलत करने वालों में ये शामिल है। ये तारीख की कोई विटनेस लाए तो उसके बाद हम उसको जवाब भी देंगे इसका। पढ़ लीजिएगा, आप दिखाएं यहाँ पे कि ये तारीख है, उसका भी जवाब देंगे। आप स्टडी कर लो, आप गौर से देख लें, और उस आदमी को रोड पे बैठ के यार क्या हो गया, यजीद को खत्म होने के बाद उसका बड़ा यजीद आया था, तो सोचना चाहिए मैं ये हुआ क्या, 23 दिन में गिर जाती इनकी हुकूमत, क्यों 22 दिन में गिर गई? सर जो बोल रहे हैं यार, इनको शर्म नहीं आती। जाके स्टडी करें ना, पुरानी कानूनों में पड़े रहेंगे, पुरानी बातों में उलझे रहेंगे। ये भी तो कहाँ से खोज के लेके आते हैं, शाम तो कह रहे हैं ना, किसके स्कैंडल निकाल दिए, किसके कपड़े उतार दिए, आज जाके डीजल बता रहे हैं, आज मौलाना डीजल इनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। कल इनके चेयरमैन जलसों में कह रहे हैं डीजल तुझे तो मैं देख लूंगा, नवाज शरीफ में तेरा पंखा उतरवा दूंगा। आज वो बैठ के देसी मुर्गे खा रहे हैं, इनको जेल में इज्जत मिल रही है, जेल में इज्जत मिल रही है, इनको जेल में तारीखी इज्जत मिल रही है। किसी रहनुमा को, सियासी रहनुमा को जेल में इतनी इज्जत नहीं मिली, कमरे को देना इज्जत बोली जाती है। 4 बैरिकेड के इस्तेमाल भाई, इनके पास मालूमात नहीं है, इनके पास शीशे की दीवारें बोली जाती है। जाके तो देखें क्या हो रहा है, वो अल्लाह की सियासी अहकाम निकल रहे हैं, डंडा फूल हो जाके अहकाम लेते हैं, बेइज्जत उनको इतनी सहूलत है इनको। ये तो सहूलतों के मजे लूटे, अदलिया से भी मजे लूटे जब तक अदलिया अच्छी थी। जब अदलिया ने पैतरा बदला, इंसाफ की तरफ आई तो अदलिया भी बुरी हो गई, भी बुरा हो गया, हम तो 10 नाम सारे बुरे हो गए, फौज भी बुरी हो गई। बता दें फौज को इतना नुकसान पहुंचाया इस सियासी पार्टी ने कि ये सियासी पार्टी इस नुकसान का हिसाब लेगी। फौजी जवान हमारे आदिल शहादत को मरवाने वाले भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट है जो उनको मरवाती रहती है। शाह साहब ऐसे एक बात बताता हूँ आपको, शहबाज शरीफ भी कहता था कि जरदारी साहब के साथ मैं ये करूंगा ये करूंगा, ये सियासी बयान होते हैं। प्रैक्टिकली किसी ने 9 मई नहीं किया, माजरत के साथ किसी ने भी नहीं किया। ये 9 सुप्रीम मई कोर्ट का हिसाब जरूर सुप्रीम होगा, कोर्ट पे हमला हुआ, ये जरूर होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का मैं भी उसको कंडेम करता हूँ, बहुत बुरी बात और है। 9 मई वाले दिन कहाँ पे हमला हुआ सर बता दें, 9 मई का हिसाब एविडेंस के साथ गिनती करा दें, एक आदमी देगा। अगर माफ कर दिया ना, अगर माफ कर दिया तो कोई भी सियासी पार्टी वो बता, मैं हर एक का जवाब देता हूँ आपको, हो नहीं सकता। आप बताएं कहाँ पे हमला ये हुआ, हजम होगा ही जवाब देता हूँ। नहीं, ये हजम होगा ही आप आए ना नहीं, मुद्दे पे ये इन्हीं का जवाब करते हुए निकल गए। मैं हर एक का जवाब देता हूँ, आप बताएं, बात करें। टाइम खत्म। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।